हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12th यानी रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वो हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था, यानी इस चैप्टर के जो लेखक है महात्मा गांधी, उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो कि किताब में दिया था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था और उनकी हत्या जो है वो एक कट्टर जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई। ये हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1915 मतलब वो साउथ अफ्रीका से जब भारत आए 1915 में, और तब से लेकर जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई तब तक वो क्या हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए भारतीय स्वतंत्रता में भी, और जब तक वो रहे तब तक उनका वर्चस्व जो था वो भारतीय राजनीति में बना रहा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि यंग इंडिया करके वो एक मैगजीन यानी साप्ताहिक पत्रिका भी उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद उन्होंने एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी जो है मुहावरेदार अंग्रेजी भी यूज किया करते थे, मतलब लास्ट लाइन वहां तक हम लोगों ने देखा था। और इस चैप्टर में मेनली महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता और जो पश्चिमी सभ्यता है उस दोनों के बीच के अंतर को बतलाए हैं कि भारतीय सभ्यता जो है अभी भी अपने स्थान पर, अपने नींव पर टिकी हुई है, जबकि और जो पश्चिमी सभ्यता है उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। और उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज आप लोग जाकर पार्ट 1 देख लें, क्योंकि उससे ये कनेक्टेड है और जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे का लाइन देखते हैं एक एक करके और उसका हिंदी समझते हुए बढ़ते हैं। आगे है कि इन द फॉलोइंग, इन मतलब में, द फॉलोइंग मतलब नीचे जो दिया गया, मीन्स ये जो आपका चैप्टर जो दिया गया है, इन द फॉलोइंग मतलब जो दिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि छोटा सा टुकड़ा, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि कहीं से ला करके रख देना। तो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक छोटा सा क्या है, पैसेज टाइप का एक टुकड़ा है जो कि किसी बड़े टुकड़े महात्मा गांधी के जो द्वारा जो लिखा गया था उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो वही कहता है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो छोटा सा पैसेज है यानी इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के रूप में, उसमें यानी किसका क्या नाम है इसका, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति नाम का जो सार है या यूं कहें उदाहरण है या छोटा टुकड़ा है, इसमें गांधी जी टॉक्स, इसमें गांधी जी बातें करते हैं। मतलब इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो है महात्मा गांधी बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द, किसके अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, साउंड फाउंडेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत नींव, मजबूत आधार के बारे में बात करते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें महात्मा गांधी बात करेंगे किसके, मजबूत नींव के बारे में। किसके मजबूत नींव के बारे में, तो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में इस चैप्टर में महात्मा गांधी बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हिच हैज, जो कि कौन, तो भारतीय सभ्यता जो कि बहुत ही, जिसका नींव बहुत ही मजबूत है, वो व्हिच हैज सक्सेसफुल, मतलब जो सफलतापूर्वक, मतलब भारतीय सभ्यता जो है जो बहुत ही मजबूत है, जिसका नींव वो सफलतापूर्वक विथ स्टूड बनी रही, बना रहा, क्या रहा, अपने जगह पर बना रहा। द पासेज ऑफ टाइम, वो पासेज ऑफ, पास मतलब ये पास से बना, पासेज मतलब वो बीतना, तो पासेज ऑफ टाइम का मतलब समय के बीतने के साथ भी, समय बीतता गया फिर भी ये जो है इसका फाउंडेशन इतना मजबूत था जो कि सफलतापूर्वक अपनी जगह पर अडिग रहा, बना रहा, इसका विनाश नहीं हुआ। यानी भारतीय सभ्यता जो है समय के साथ अपने जगह पर अडिग रहा, चूंकि इसका फाउंडेशन यानी नींव जो है बहुत ही मजबूत है, इसलिए ये अपनी जगह पर बना रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि और सारे जो पश्चिमी सभ्यता है उसका विनाश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता, व्हिच जो हैज द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति थी, मतलब पश्चिमी सभ्यता जो था जिसका झुकाव था, प्रवृत्ति था, जिसका झुकाव किस तरह था, टू प्रिविलेज। टू प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार देना, यानी पश्चिमी सभ्यता जो था, जो जिसका जो प्रवृत्ति था, जिसका जो मेन प्रवृत्ति, जिसका झुकाव था वो क्या था, तो किसी अधिकार देना, एक विशेष अधिकार देना, सुविधा देना, किसको, मटेरियलिटी, मतलब भौतिक चीजों को सुविधा, ये ज्यादा, मतलब भौतिक चीजों को इसमें महत्व ज्यादा दिया जाता था, किसमें, पश्चिमी सभ्यता में, मतलब नई नई खोजों को ज्यादा तरजीह दिया जाता था, अहमियत दिया जाता था, जबकि हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, व्हिच हैज द टेंडेंसी, जिसका प्रवृत्ति था टू प्रिविलेज, विशेष अधिकार देना, किसको, मटेरियलिटी, भौतिक चीजों को, नए नए खोजों को,
कैन नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर सकता, कौन, ये पश्चिमी सभ्यता कभी मैच नहीं कर सकता है द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ ये कभी मैच नहीं कर सकता है। मतलब पश्चिमी सभ्यता जिसका मेन जो झुकाव था वो था भौतिक चीजों को बढ़ावा देना, नई नई चीजों को बढ़ावा देना, खोज को बढ़ावा देना, वो कभी भी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में नई नई चीजों को, नई नई खोजों को तरजीह नहीं दिया जाता था, जबकि यहाँ जो है नैतिक चरित्र को तरजीह ज्यादा दिया जाता था। नैतिक चरित्र का मतलब हमको किस तरह अपने से बड़ों के साथ बात करना है, किस तरह रहना है, उसको ज्यादा तरजीह दिया जाता था, ठीक है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं हुआ था। तो वही कह रहा है कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से कभी मैच नहीं कर सकता है। दैट मतलब कौन, इंडियन सिविलाइजेशन, जिसने, किसने, भारतीय सभ्यता ने एलिवेट्स बुलंद किया, बढ़ाया, विकास किया, किसको बढ़ाया, तब मॉरल बीइंग, नैतिक चरित्र को बढ़ाया। यानी कभी भी जो है पश्चिमी सभ्यता जिसका मेन जो फोकस था वो मटेरियलिटी पे, नई नई चीजों को खोज करने पर था, वो कभी मैच नहीं कर सकता है भारतीय सभ्यता के साथ, जो कि यानी भारतीय सभ्यता किसको ज्यादा तरजीह दिया, तो मोरल बीइंग को तरजीह दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने देखा कि इस दोनों में भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में तुलना किया जा रहा है। क्लियर है। आगे हम लोग पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में जो इन द फॉलोइंग स्टेट, मतलब इसमें जो है भारतीय सभ्यता और पश्चिमी, महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन यानी मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि समय बीतता गया लेकिन भारतीय सभ्यता कभी बर्बाद नहीं हुआ, अपनी जगह पर अडिग रहा। उसके बाद ये कहता है कि पश्चिमी सभ्यता जिसका मेन टेंडेंसी था नई नई चीजों को बढ़ावा देना, जबकि भारतीय सभ्यता जो है जो अपने नैतिक चरित्र को बढ़ावा देता है, ये कभी मैच नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग पहले पैराग्राफ को शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा शुरू होता है कि आई बिलीव, मेरा विश्वास है। अब ये आई शब्द जो यूज किए हैं वो महात्मा गांधी, चूंकि इस चैप्टर को महात्मा गांधी लिखे हैं इसलिए ये महात्मा गांधी जो है आई शब्द अपने लिए यूज किए हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि आई बिलीव, मेरा विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, दैट की द सिविलाइजेशन यानी जिस सभ्यता का इंडिया हैज इवॉल्व्ड, मतलब जिस भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, जिस सभ्यता को बुलंद किया है, इज नॉट टू बी बिटेन, वो पिटने वाला नहीं है, मतलब हारने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वो पिटने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी हारने वाला नहीं है। तो उनका ये विश्वास है, मानना है, कहना है कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, मतलब यहाँ जो सभ्यता चल रहा है वो कभी भी किसी भी देश के सभ्यता से पिटने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है, ठीक है। ये अपनी जगह पर क्या रहेगा, अडिग रहेगा, ठीक है। इसको कोई पीटने वाला वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नथिंग कैन, नथिंग मतलब कुछ नहीं हो सकता है, इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी बराबर नहीं कर सकता है, बराबर हो सकता है। द सीड्स, जो बीज, सोन, सोन मतलब बोए, जो बीज बोया गया है बाय आवर एंसिस्टर्स, एंसिस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसके बराबर कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब हमारे जो पूर्वजों ने जो बीज बोया है वो एक अद्वितीय बीज था और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मतलब जो भारतीय सभ्यता रूपी जो बीज बोए हैं भारत ने, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं रोम वेंट, रोम बर्बाद हो गया, वेंट मतलब चला गया, मतलब रोम बर्बाद हो गया, रोम की सभ्यता बर्बाद हो गई। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस मतलब होता है ग्रीक देश जो उस समय सभ्यता था वहां, वो ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीक के भी भाग्य में वही हुआ, मतलब वो भी बर्बाद हो गया, ग्रीक का हाल भी वही हुआ। द माइट, माइट मतलब होता है शक्ति, ठीक है। माइट ऑफ द फ्राउज का मतलब होता है मिस्र के राजा को फ्राउज कहा जाता था। तो कहता है कि मिस्र के जो राजा थे वो जिस सभ्यता को चला रहे थे, द माइट मतलब बल, शक्ति, तो माइट ऑफ फ्राउज मतलब मिस्र के राजा की शक्ति वाज ब्रोकन, वो भी तोड़ दिया गया, मतलब वो भी बर्बाद हो गया। उस समय जो उसका चलता था वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, मतलब जापान की भी सभ्यता क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और चाइना, नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में भी कुछ नहीं, चाइना के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब चाइना का भी सभ्यता बर्बाद हो गया। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी क्या है, स्थिर है, अडिग है,
ठीक है, अचल है, इसकी सभ्यता बर्बाद नहीं हुई, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। ये कौन कह रहे हैं? तो महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक है, समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, किसी ना किसी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से हो, भारत की सभ्यता अभी भी स्थिर है। साउंड एट द फाउंडेशन मतलब बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर, चाहे किसी तरीके से, साउंड मतलब मजबूत है, जमा हुआ है, ठीक है, स्थिर है, एट द फाउंडेशन अपने नींव पर, ठीक है, इसका जो आधार है वहां अभी भी बना हुआ है भारतीय सभ्यता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका कोई बर्बादी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहने की कोशिश की? दो चार देशों के मतलब सभ्यता को लेकर के उसके परिप्रेक्ष्य में कहा कि वो सारे जितने भी देश मतलब यहाँ जो वर्णन किया गया उसकी क्या सभ्यता है बर्बाद हो गई, बट भारत की सभ्यता अभी भी क्या है? स्थिर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले पैराग्राफ को ही पढ़ रहे हैं, ये जगह की प्रॉब्लम के कारण हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। आगे है कि द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स मतलब पीपुल, ये यूरोप के जो लोग थे वो क्या करते थे? सीखते थे, लेसन्स सीखते थे। क्या करते थे? लेसन्स यानी पाठ सीखते थे फ्रॉम द राइटिंग्स मतलब लेखन से, जो राइटिंग्स का मतलब जो लिखा जाता था किसी पेपर पर, तो उससे वो लोग सीखते थे। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग सीखते थे। किसके लेखन से मतलब किसके द्वारा? ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस मतलब ग्रीस के आदमियों के द्वारा जो लिखा जाता था, जो चीज लिखा जाता था, चाहे वो किताब हो या कुछ भी हो, तो उससे कौन सीखते थे? तो यूरोप के लोग सीखते थे अपना पाठ मतलब उसकी सभ्यता के बारे में सीखते थे, पढ़ते थे। कहां के? तो द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग सीखते थे देयर लेसन्स अपना जो है पाठ सीखते थे। किससे? तो द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम यानी ग्रीस और रोम के जो लोग थे वो जो लिखते थे राइटिंग्स, चाहे वो क्या हो, पेज में या कोई भी हो, किताब हो, उससे कौन सीखते थे? तो यूरोप के लोग। व्हिच एग्जिस्ट जो मतलब कौन? जो ग्रीस और रोम जो था, जो एग्जिस्ट जिसका अस्तित्व नहीं हो रहा, लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी जिसका अस्तित्व यानी हम भले ही ये जो है यूरोप के लोग सीखते थे किससे? तो ग्रीस और रोम के लोगों से, लेकिन रोम और ग्रीस का जो है एग्जिस्ट इसका अस्तित्व नहीं रहा, लॉन्गर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी मतलब उसके पहले इतिहास में हम लोग देखते हैं, पहले उसके प्रतिष्ठा गौरव में जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि भले ही इन लोगों से कौन सीख रहे थे? यूरोप के लोग, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि इसका खुद ही अस्तित्व बेचारा का बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ठीक है, होता है ना कि मान लीजिए आप किसी से सीख रहे हैं और आपको पता चलता है अरे उसको तो कुछ नहीं आता है, मतलब उसका इतिहास बहुत ही खराब रहा। वही मतलब हुआ कि यूरोप के लोग जो थे वो ग्रीस और रोम के लोगों से सीख रहे थे, उसके द्वारा जो लिखे जाते थे उससे वो सीखते थे, जबकि हम लोग जब पीछे देखते हैं इतिहास में उसके यानी पहले के गौरव को देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये ग्रीस और रोम का ज्यादा दिनों तक अस्तित्व नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न सीखने के क्रम में फ्रॉम देम मतलब इससे ग्रीस या रोम के लोगों से सीखने के क्रम में, कहां के लोग? तो यूरोप के लोग सीखने के क्रम में क्या हुआ? द यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस जो था, इमेजिन वो कल्पना किए, ठीक है, दैट की दे विल अवॉइड वो कल्पना किए कि दे विल अवॉइड कि हम लोग क्या करेंगे? नकार देंगे द मिस्टेक्स गलतियों को ऑफ ग्रीस एंड रोम मतलब वो सीखने के क्रम में उनको लगा कि जो जो अच्छी चीजें होंगी वो ले लेंगे और जो खराब चीजें होगी उसे नकार देंगे। किसका मानना था? ये यूरोप के लोगों का, क्योंकि यूरोप के लोग किसके लोगों से सीख रहे थे? तो रोम और ग्रीस के लोगों से, और जानते थे कि रोम और ग्रीस का क्या हो गया है? पतन हो गया है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि चलो भाई जो जो गलत चीजें होगी वो हम लोग क्या करेंगे? उसको नकार देंगे, ठीक है, और अच्छी चीजें होगी वो ले लेंगे। तो ये कहने का मतलब कि वो द यूरोपियन ने कल्पना किया कि हम लोग क्या करेंगे? नकार देंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम ग्रीस और रोम के गलतियों को नकार देंगे, अच्छी चीजें ले लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन इस तरह का हाल हो गया, ऐसा उन लोगों का क्या था? हाल था, स्थिति था, दयनीय। ये देयर पिटिएबल मतलब होता दयनीय, कंडीशन मतलब स्थिति बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस मतलब इन सबों के बीच, इन सब के बीच यानी मतलब जितना भी मतलब पश्चिमी सभ्यता था उसका तो क्या हो गया? बर्बाद तो हो ही गया वो, लेकिन इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इंडिया बनी रही इमूवेबल का मतलब होता
क्या बनी रही, अचल बनी रही। मतलब इसने मूव करने की कोई कोशिश की नहीं की, यानी अपने अंदर बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं की, जैसे थी बस वैसे ही बनी रहना चाहती थी और बनी रही। ठीक है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है गरिमा है या कि ये गौरव है। मतलब इन सब के बीच भी, इतना सब होने के बाद भी, इनके सामने भारतीय सभ्यता के सामने दूसरे देशों की सभ्यताएं बर्बाद हो गई, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सभ्यता अपने स्थान पर बनी रही और यही उसकी क्या है, गरिमा है या जो कहिए यानी गौरव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए चार्ज, एक चार्ज मतलब होता है आरोप। इट इज ए चार्ज, ऐसा आरोप लगा अगेंस्ट इंडिया, भारत पर यह आरोप जरूर लगा, भारत पर आरोप लगा दूसरे के द्वारा, दैट की हर पीपुल, कि उसके लोग जो है, हर मतलब किसके, तो भारत के लोग, यानी भारत के ऊपर जो है दूसरे देशों के लोगों ने आरोप लगाया कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, कि उसके लोग जो हैं इतना असभ्य हैं, अनसिविलाइज मतलब असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी हैं, एंड स्टॉलिड और बेवकूफ है, मूर्ख हैं। उसका कहना मतलब उसने हम लोगों पर चार्ज लगाया कि भाई, मतलब आरोप लगाया कि भारत के लोग इतना क्या है, असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं कि दैट मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि संभव नहीं है, टू इंड्यूस राजी करना, देम उन लोगों को राजी करना, टू एडॉप्ट मतलब स्वीकार करना, एनी चेंजेज कोई बदलाव। मतलब उस हमारे ऊपर जो आरोप लगा, क्या आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि भारत के लोग इतने असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और बेवकूफ हैं कि अगर हम उसको कोई चेंजेज करना कहेंगे, मतलब कोई बदलाव करने के लिए कहेंगे, तो वो कभी राजी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये कहाँ किसने लगाया आरोप, तो दूसरे देशों के लोगों ने आरोप लगाया। मतलब वो चाहता था कि किसी न किसी तरह भारत भी अपना क्या करे, मतलब अपने अंदर कोई बदलाव करे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए। ये हमारा वो उन लोगों का आरोप था। तो उसके कहने से क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो बर्बाद हो रहा था, तो इसलिए वो आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग क्या हुए, मतलब हमारे जो पूर्वज थे कोई बदलाव नहीं किए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में। इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप था, रियली वास्तव में एक आरोप था, अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे मेरिट प्रतिभा के खिलाफ एक क्या था, वास्तव में एक आरोप था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हम लोग जानते थे यदि ज्यादा सीरियस लेंगे तो क्या होगा, हमारी सभ्यता का भी वही हाल होगा। अगर हम कोई बदलाव करते हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। अब कहता आगे कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने जो कुछ भी जांचा परखा, एंड फाउंड, हम लोग जो कुछ भी जांचे, एंड फाउंड मतलब कई तरीकों से जांच किए, क्योंकि अब हमारी सभ्यता के सामने दूसरे देश की सभ्यता बर्बाद हो रही है, तो जरूर हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है जो उसकी सभ्यताएं बर्बाद हो रही है, और हमारी सभ्यता अभी भी बनी हुई है, तो ये तो निश्चित सी बात है कि हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो वही कहता है कि हम लोगों ने जो कुछ भी जांचा और पाया, ट्रू सत्य पाया, ऑन द एनविल, एनविल मतलब होता है कसौटी, कसौटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, तो अनुभव की कसौटी हम लोगों ने जो कुछ भी जांचा और परखा और ये पाया, मतलब अनुभव से हम लोगों ने सीखा, बहुत सारी चीजें सीखा और ये पाया कि वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोग यानी अनुभव से, यानी सब अनुभव की कसौटी पर जब हम लोगों ने जांचा, देखा दूसरे देशों की सभ्यता को, तो हम लोगों को डर लग गया, इसलिए हम लोगों ने कोई साहस नहीं किया अपनी सभ्यता या संस्कृति में बदलाव करने का। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ही के सामने कोई बर्बाद हो रहा है और उसके बर्बाद होने का कारण आप जान रहे हैं, तो आप कभी वो गलती नहीं करेंगे। वही था कि भारतीय सभ्यता बनी हुई थी, उसमें कोई परिवर्तन चूंकि नहीं कर रहे थे, जबकि दूसरे देश की सभ्यता जो है संस्कृति, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा था, इसलिए वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो हम लोग अनुभव से सीख ही गए थे हमारे पूर्वज कि नहीं, हम लोग इसमें कोई क्या करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, ये साहस भी नहीं किए हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी बहुत सारे, थ्रस्ट बलपूर्वक थोपना चाहते थे, बलपूर्वक थोपना चाहते थे अपनी राय, दूसरे देश के लोग देयर एडवाइस, अपना राय थोपना चाहते थे अपन इंडिया, भारत पर जो दूसरे देश के लोग थे वो जबरदस्ती अपना राय थोपना चाहते थे कि आप भी बदलाव कीजिए, हम लोगों की तरह आप भी बनिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और वह बनी रही, ये भारतीय सभ्यता क्या रही, बनी रही, एकदम क्या रही, अटल बनी रही। अटल बने मतलब ये जो है थोड़ा सा भी अपनी जगह से नहीं हिली, मतलब थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं की। आगे है दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारतीय सभ्यता की क्या है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर, सीट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा, इन इंग्लिश इसको कहते हैं सिक्योरिटी, मतलब यही हमारे क्या है, सिक्योरिटी है, यानी सुरक्षा है। ठीक है, क्या है, ऑफ आवर होप, हमारे आशा, होप मतलब आशा भरोसा का, ये क्या है, सुरक्षा है कि हमारी सभ्यता जो है, हमारे पूर्वज ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, ये हमारी
क्या है, आशा का एक तरह से सुरक्षा। हम लोग आश्वस्त हैं कि हाँ भाई हमारे पूर्वज जो हैं मतलब इसमें कोई बदलाव, मतलब उस समय जो लोग रहते थे उसने क्या कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में तीसरे पैराग्राफ को देखते हैं।